पिछली मिडाइवल हिस्ट्री को देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास है। यूपीएससी के पीवाईक्यू के रूप में आप देख रहे हैं डीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको बेनिफिट हो डीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो है वो मुस्लिम आक्रमण से जो है संबंधित देख सकते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको जो है वो प्रथम अख्ता जो है वो प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही जो उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता यानी एकता प्रदान किया था। 1152 से लेकर के आपका 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब जो पराजित हुआ था, तो स्पेशली 1178 में हुआ था, तो ये स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज सेकंड था। उस समय मूलराज सेकंड की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायका देवी ने गौरी के विरुद्ध यानी स्पेशली चालुक्य ने सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कशाहरादा के मैदान में जो वो चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम सेकंड के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण यानी 1178 ईस्वी का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज सेकंड शासनकाल के 1178 ईस्वी में समाप्त होने और आपका जो भीम सेकंड का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है। किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण यानी 1178 ईस्वी के समय गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक के रूप में मूलराज सेकंड को ही आपस स्वीकार करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से संबंधित देखें तो गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से 10 ईस्वी था। यह जो ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में ही उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज खुफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी जो उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक जो है वो बचपन से ही अति जो वो सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से जो गजनी लाया गया, जहाँ उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से जो है वो उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। वह लाहौर से ही शासन करता था। ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की जो है वो पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा आपका मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियमपूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी, तो स्पेशली ए जो है वो राइट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की जो है वो मृत्यु यानी 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर के सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन आरूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने जो है वो सबसे बड़ी आपका कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कुबाचा से कर उसे जो है वो अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यलदौज की तरफ से जो है वो खतरा बना रहा। यही कारण है कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा और उसे जो है वो दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। अगला देख सकते हैं स्पेशली मुस्लिम जो है वो शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो स्पेशली आपका जो इल्तुतमिश हो जाएगा, तो सी जो है वो
राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलवत प्रदान की। अब जो है वो सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल उल इस्लाम का एक भाग बन गया। अगला देख सकते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को किया था, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर आदि कार्य कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एबज और आपका शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिनहाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गए। इल्तुतमिश ने एबज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला देख सकते हैं, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे और बलबन के बारे में आपका शब्द किसने कहा है, तो जियाउद्दीन बढ़नी ने कहा है, तो स्पेशली बीजे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक यानी सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत यानी प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने उस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बढ़नी द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया है। संभवतः इस कारण बिहार जो है लोक सेवा द्वारा बिहार जारी आपका प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक में जो है वो उत्तर के रूप में विकल्प बी को सही माना गया है। ठीक है। अगला देख सकते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राज्य के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था, तो बलबन हो जाएंगे। सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, बलबन जो है वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार जो है वो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी नियाबत एक खुदाई और उसका जो स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जो है वो जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव जो है वो प्रतीक है। अगला देख सकते हैं, जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो जो प्रमुख आपका विशेषताएं थी, प्रथम सुल्तान का पद जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार जो है वो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबते खुदाई और उसका जो है वो स्थान पैगंबर के बाद है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला देख सकते हैं, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, बलबन के काल में, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। बलबन के शासनकाल का जो है महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरिल खां का विद्रोह था। तुगरिल खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध जो है वो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर के भाग खड़ा हुआ। अतः जो है वो तुगरिल खां पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इख्तियार नियुक्त किया। अगला देख सकते हैं कि इनमें से जो किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की, बलबन हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। गैसुद्दीन बलबन, जिसका टाइम पीरियड 1266 से 1287 है, ने भारत में ईरानी त्यौहार नवरोज को मानने की प्रथा आरंभ की। नवरोज जो है वो ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पायबोश
प्रथा की भी शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। अगला देख सकते हैं खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश स्पेशली खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूल किलोखरी यानी किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे जो घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? तो A.L. श्रीवास्तव हो जाएंगे, तो सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली 711 से 1526 AD में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का जो प्रथम तुर्की शासक था यानी सुल्तान था, जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से धर्म को राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। अगला देख सकते हैं जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह जो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त जो है वो कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है, और अलाउद्दीन दिल्ली का जो है वो पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी जो वो नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई तथा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त जो है वो समझता हूँ, उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर जो वो ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपने शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए जो उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत यानी नासिर अमीर उल मुमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के जो वो विरुद्ध लड़ते हुए आपका मृत्यु हुई? तो जफर खां हो जाएंगे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन का जो है वो प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी आपका सेनापति था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पिता का नाम है तो स्पेशली राणा रतन सिंह है, तो डी जे वो तो राइट हो जाएगा। पद्मिनी की कहानी का आधार जो है वो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में आपका अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना शिवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर के मलिक मोहम्मद जाशी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की जो रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था, बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो है वो यादव वंशी शासक रामदेव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे 1296 ईस्वी में आक्रमण कर वहाँ के शासक रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने पर बाध्य किया।
किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के बाद जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कि सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जो वो राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन की जो राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क इदरार इनाम तथा वक्फ यानी धर्मार्थ जो वो प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः जो वो खलिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला देख सकते हैं कि इस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबौर और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी जो भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति जो वो 50% ही थी। इस जो वो प्रश्न यानी विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु जो वो आपका बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में जो वो सी को सही माना है। अगला देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे जो नियुक्त किया गया था, मलिक काफूर को किया गया तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है वो देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ का शासक वीर वल्लाल थर्ड था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय आपका मलिक काफूर को जाता है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ए जो वो राइट हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी जो है वो किसी दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः आपका पहला शासक था जिसने जो वो शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुन करके उन्हें कुछ गांव की पेशकश की तथा जो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख ने यह आपका कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरी जो है वो खानकाह में 2 द्वार है, सुल्तान एक से प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगे। इसके उपरांत भी जब आपका सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया को बिना आपका पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो वो प्रिय शिष्य अमीर खुसरो द्वारा उसकी जो सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। औलिया सूचना मिलते ही आपका तुरंत अजूदन अपने जो वो गुरु की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। कुछ स्रोतों से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के आपका संबंध में सीधे कोई नाटकीय घटना नहीं मिलती है जैसी जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। अगला देख सकते हैं सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, तो ये जो राइट हो जाएगा। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला देख सकते हैं मलिक काफूर को जो है वो 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है वो किसने खरीदा था, तो नुसरत खां हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार के एस लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के समृद्ध बंदरगाह जो है वो क्रैम्बे यानी खंबात पर हमला किया। यह अभियान में जो है वो उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी और रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को जो है वो नुसरत खां ने उसके
मालिक से छीन लिया, चूँकि मालिक जो वो काफूर के मलिक यानी मलिक काफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी जो है नुसरत खान ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेजा और आगे चल कर के काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के वह जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन की दक्कन अभियान और उसके विजय का श्रेय जो है वो मलिक काफूर को ही जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान उसे बलपूर्वक बंधक बनाया था। यहाँ सीजे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो विगत किसी भी जो सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक जो वो तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक सभी जो वो व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन आपका किसी ने भी खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक आपका खिलजी था जिसने जो है स्वयं खलीफा घोषित किया और जो है वो स्पेशली तथा खलीफतुल्लाह की जो उपाधि धारण की। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुगलक वंश को, तो स्पेशली जो बात करें हम लोग निम्नलिखित में से जो है वो शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो ये बहलोल लोदी हो जाएंगे। सी जो है वो राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इन चारों शासकों की समयावधि नियमानुसार मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष का, मोहम्मद बिन तुगलक जो लगभग 26 वर्ष का और गयासुद्दीन बलबन जो है लगभग 20-21 वर्ष का। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। सी जो वो राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोल करके तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति दे करके उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही थे। डी राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक को जो है वो दासों का बहुत शौक था। उसने उसके समय दासों की संख्या जो है वो संभवतः 1 लाख आपका जो है वो 80,000 तक पहुंच चुकी थी। उनकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग यानी प्रत्येक विभाग दीवाने आपका बंदगान का गठन किया गया और दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया। देख सकते हैं फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है, तो एक खैराती अस्पताल है, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि राजे के खर्च पे हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सिफा या सफ़ा नामक एक खैराती जो अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम रखे गए थे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ही हो जाएंगे। बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा उसमें बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। अगला देख सकते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ए जो है वो राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद आपका हक़ सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था।
उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी उपयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। अगला देख सकते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण यानी 1358 में हुआ। दिल्ली सल्तनत तक तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उसके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही जो तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को आपका दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिजर खान ने पराजित कर दिया। वह जो वो तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चल के उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी जो वो सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद जो वो 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक जो वो नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला देख सकते हैं यहाँ पे लोधी वंश, तो निम्नलिखित में से किस जो सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो आपका सिकंदर लोधी हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नहर बसाया और उसे जो है वो अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी जो है वो उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए जो मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बना करके प्रत्येक 4 माह बाद जो है वो उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह जो है वो शिक्षित और विद्वान थे। उसके जो है वो स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक जो है वो ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम जो है फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक जो श्रेष्ठ ग्रंथ यानी लजते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे, सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। इस जो वो राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। देख सकते हैं कि विजयनगर के जो है उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना, तो हरिहर आपका सेकंड हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1777 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1777 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिरापल्ली और कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से ही जो उसका संघर्ष हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी बहमनी राज्य से हुआ थी। वह शिव यानी विरूपाक्ष रूप का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह से लड़ा था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। विजयनगर के राजा जो है वो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ आपका युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंड, विदुज आदि के किले जीत लिए। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुबशाही सेना पराजित हुई। यहाँ देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्यतः विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। भू राजस्व जो है वो विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड,
भूमि का जो भली-भाँति सर्वेक्षण आपका किया जाता था और उपज का जो 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर एक जो कर की आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह जो 1/6 से 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट जो वो भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें यानी अस्थावन या जो वो अथवन कहा जाता था। अगला देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का शेष कहाँ मिलता है, तो हम्पी में मिलता है। सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हम्पी के खंडर यानी वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला देख सकते हैं कि फारसी आपका यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराज सेकंड के टाइम में आया था, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के जो है वो शासक देवराज सेकंड कार्यकाल जो है वो 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुर की जो है वो एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय थे, ये जो है वो राइट हो जाएगा। कृष्णदेवराय जिनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 रहा है, विजयनगर साम्राज्य के आपका तुलु वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम जैसे जो है वो जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहते हैं, नागलापुरम भी कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, इसकी स्थापना की थी। अगला देख सकते हैं सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध होता, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। सन जो है वो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर की जो संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया और इस संयुक्त सेना में बाहर जो है वो इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। परिस्था के अनुसार यह जो है वो युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का जो वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तंगड़ी नामक दो जो है वो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय आपका विजयनगर का शासक सदाशिव राव था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके जो है वो मंत्री रामराय के हाथों में थी। रामराव एक जो योग्य सेनापति था, उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी जो युद्ध में आपका हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से रामराय का वध कर दिया था। यहाँ पे दिल्ली प्रशासन को अगले वीडियो में देखेंगे, दिल्ली के सल्तनत प्रशासन को। तो मिलता है अगले वीडियो से। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।